स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास का दूसरा अध्याय आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वे बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तुषार की रेल यात्रा में हमने देखा कि ये बाहर देख रहा है और सारे पेड़ पौधे, खेत खलियान पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने कहा कि जो जो जिसमें तुम बैठे हो, रेलगाड़ी में जिससे रेल यात्रा कर रहे हो, वे 150 साल पुरानी है, बस तो इसके बाद आई है। तो वह सोचने लगा कि इससे पहले क्या लोग इधर से उधर नहीं जाते थे? क्या वे एक ही जगह पर अपना पूरा समय बिता दिया करते थे? ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे किधर इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आरंभिक मानव, जिन्हें हम आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, वे अपना भोजन आमतौर पर जानवर, मछलियाँ, चिड़िया, फूल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे का किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, उसके कारण देखते हैं। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन बिता दिया करते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक ही जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण क्या हुआ कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरन और मवेशी के पीछे जो चारा ढूंढने के लिए जाते थे, तो वे उन जानवरों के शिकार के लिए उनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे में फूल फल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम में अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि पेड़ पौधों में फल फूल कैसे आते हैं? अलग अलग मौसम में आते हैं, तो इसी प्रकार वे अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाया करते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधों में जीवित रहना संभव नहीं होता है, तो पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें कभी पानी नहीं सूखता था किसी में, और कुछ झीलों और नदियों पानी में पानी बारिश के बाद मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आगे है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमने आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा, तो उनकी जानकारी कैसे मिलती है देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बना लिए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों के उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों को मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था।
नीचे हम चित्र में देख रहे हैं, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों से मिल सिलने के लिए किया जाता था। अलग अलग औजार के बारे में देखा। आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह वे किस प्रकार निर्धारित करते थे वह देखेंगे। मानचित्र 2 में हम देख रहे हैं, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व स्थल हैं जहां पर आर्केड संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। कौन से हमें देखने हैं? लाल त्रिकोण वाले। तो लाल त्रिकोण हमें 2 जगह दिख रहे हैं, एक ये है हुंसगी और एक कुरनुल गुफाएं। एक है भीमबेटका। मानव चित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व स्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। इस रेखा चित्र में हम और क्या चीज देख सकते हैं? नवपाषाणिक पुरास्थल दूसरे नंबर पर है, जो जामुनी कलर में दिखाई दे रहा है, और गोले में जो हरा कलर भरा है वह क्या है? महापाषाणिक पुरातत्व स्थल है। एक त्रिकोण सा बना हुआ है, षटकोण बना हुआ है, इस तरह का निशान चौथे नंबर पर आप देखेंगे। आरंभिक गांव है और स्टार वाले जो चीजें हैं वे आधुनिक नगर हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। अब उसका नाम क्या है? भीमबेटका का मध्य प्रदेश है। इस पुरातत्व स्थल में गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है देखते हैं। एक शैल चित्र, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल जहाँ किसके कहते हैं? जहाँ औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं और इमारत जैसी वस्तुएं मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें छोड़ दिया करते थे। यह जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर पाए जाते थे। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आँख की खोज कैसे हुई देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो। मानचित्र जो हमने देखा है, इसे कुरनुल गुफाएं कहाँ हैं? यहाँ हमने पहले ही देख लिया था। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर और आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए, ईंधन के रूप में, फैक्ट्रियों में। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्ववादियों ने उनकी बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। पुरापाषाण युग। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं।
मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं, जहाँ पर पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियाँ, मुट्ठे लगे हंसिए, आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत में लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, मतलब कि नया पाषाण युग। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे जहाँ अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम होंगे। आगे देखेंगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई इलाकों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अगला है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसी अनाज की प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इसी प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हें अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी रक्षा किया करते थे या सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि जो पहले के जो लोग थे वे खेती और पशुपालन कैसे करना सीखे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया होगा? हो सकता है उन्हें पालतू इसलिए बनाया गया हो ताकि वह रक्षा कर सकें। वह कोई भी जानवर आता है तो भौंकते हैं, तो जिससे सतर्कता मिलती है और कोई भी आक्रमण होने से बच सकते हैं। बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बचने की प्रक्रिया क्या है? लोगों द्वारा पौधे लगाना और जानवरों की देखभाल करना। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह थी कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों का भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों का आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आपने देखा इस पैराग्राफ में कि बचने की प्रक्रिया क्या होती है और उसके हमने उदाहरण देखे कि उन्होंने
चुनाव कैसे किया? बीजों को संभाल कर रखा जिनकी डंठल मजबूत थी, जिनके अनाज बड़े थे और जिनमें बीमारियां नहीं थी। जानवरों का चयन कैसे किया? जो अहिंसक थे उन्हें ही प्रजनन के लिए आगे कैरी किया या फिर आगे के लिए चयन किया, जिससे कि धीरे धीरे वे, मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि पालतू जानवरों के सींग और दांत छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का? कोई भी आप देखेंगे, जंगली सूअर के जो दांत होते हैं वे लंबे होते हैं और जो पालतू सूअर होता है उसके दांत छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी तरह दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो अनाज करते हैं, भोजन करते हैं, वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ है, जो गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अगला है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह लंबी समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों चिड़िया से सुरक्षित करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाजों का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसका भंडारण के लिए भी सोचना पड़ता था। अनाज के उपयोग में हम देख रहे हैं, जो साथ में चित्र है, बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका उपयोग करते होंगे? आपने जवाब में कारण बताइए। उन्हें इकट्ठा करने के लिए जरूर बनाए होंगे ताकि वे सालों साल उसका उपयोग कर पाएँ और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका यूज़ ले पाएँ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्द में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवर का उपयोग किस लिए करते हैं? उस समय जानवरों का उपयोग बोझा ढोने के लिए कर सकते थे और खाद्य भंडार तो है ही, उसके साथ सुरक्षा के लिए भी करते थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में देखें, क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्ववादियों का शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलते हैं। कौन से बिंदु हैं? नीले वर्ग देखते हैं हम। कौन कौन से हैं देखो, मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरान, द्वाजली, हार्डिंग, हैंडिंग, कोल्डहवा, महागढ़, हुल्लर और पेयमपल्ली। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इन बिंदु पर क्या मिलता है? शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। यही नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं।
इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अगला है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती है। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर किसी स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। गर्तवास कैसे खड्डा खोदकर उसमें सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं फिर रहते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए ये नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार हो रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते होंगे। ये नवपाषाण युगीन के कुछ उपकरण के चित्र हैं, आप देख सकते हैं। नवपाषाण युग के पुरातत्वों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब उनके ऊपर कुछ चित्र। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह के काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों हजारों सालों में दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया। बहुत से लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपना जीविका चलाया करते थे। अगला है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। चित्र 2, पृष्ठ 13। मेहरगढ़ ढूंढो, हमने अभी ढूंढा था। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः ऐसा स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण का काम आते होंगे। ये हम चित्र में देख सकते हैं। मेहरगढ़ का घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या समानता है? हम भी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग रूम होते हैं और उनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जाताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं? ये बकरी का कंकाल है जो पास में रखा गया है। ये काले काला जो ये बकरियों के कंकाल है। यह आदमी का कंकाल है। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढें। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरातन स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा सूअर के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और 4 किलो जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था।
यह संभवतः है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए भी बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने की कारण बता सकते हो? इनका बनाने का कारण यह होता होगा कि उनको देखकर वे खुश होते होंगे और आगे की पीढ़ियों के लिए बताते होंगे कि ऐसे जानवर थे। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढें। आप एटलस लें और उसमें तुर्की को ढूंढें। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कोड़ियाँ और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? उनका खाद्य सामग्री खरीदने के लिए उपयोग होता होगा। अगले प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, इन वाक्यों को पूरा करें। आर्किटेक्ट खाद्य संग्रहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें धूप और बारिश और वायु से राहत मिलती थी। पहले में क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ उन्हें धूप, बारिश और वायु से राहत मिलती थी। अगला है, घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? 12,000 साल पहले। दूसरे का उत्तर होगा 12,000। अगला प्रश्न है दूसरा, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर इसलिए रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाने में, बीजों को बोने में, फसल के पकने में और फसल की देखभाल और सिंचाई करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी, इसलिए लोग एक ही स्थान पर रहते थे। प्रश्न 3 है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? पुरातत्व विभाग द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें से सबसे नीचे के स्तर में जिन जानवरों की हड्डियाँ मिली है उनमें जंगली सुअर हैं और हिरन प्रमुख हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय मनुष्य केवल शिकार पर निर्भर था। इसमें ऊपर के स्तर पर भेड़ बकरियों के कंकाल मिले हैं, जो इसकी ओर इशारा करते हैं कि इस समय तक मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। प्रश्न नंबर 4 है, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा में और आज की यात्रा में के कारणों में क्या समानताएं हैं और भिन्नताएं हैं? आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए घूमते थे। पहला कारण है, एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, तो उन्हें खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था। ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन में कुछ पेड़ों और फलों की सब्जियां, फिर जो मौसमी फल और सब्जियां थी वे मौसम के अनुसार उगती थी, तो उसी की तलाश में जाते होंगे, शिकार की तलाश में जाते होंगे और पानी की तलाश में। आज की यात्रा आर्किटेक्ट की यात्रा से बहुत अलग है। इसके मुख्य कारण है स्कूल दफ्तर जाने के लिए, कुछ लोगों को नौकरी या रोजगार की तलाश में, भ्रमण के लिए, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए और व्यापार संबंधी कार्यों के लिए। प्रश्न 5 है, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक आँख का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आँख का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? किस चीज़ के लिए करोगे? आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक का उपयोग निम्न कार्यों के लिए करते थे। पहला, अंधेरे को दूर करने के लिए। दूसरा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तीसरा, मांस भूनने के लिए। चौथा, ऋतु परिवर्तन के दौरान या सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए। आज हम आँख का प्रयोग सर्दियों के दौरान खुद को गर्म रखने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश के लिए भी करते हैं। प्रश्न 6 है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आर्किटेक्ट संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताइए। पशुपालकों का जीवन कृषि और उनसे प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर था, स्थायी था, जबकि आर्किटेक्ट का जीवन अस्थायी था, उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। दूसरा, कृषक पशुपालक अपने बनाए हुए आवास में रहते थे, जबकि आर्किटेक्ट गुफाओं और कंदराओं में रहकर अपना जीवन बिताते थे। तीसरा, कृषक पशुपालकों का
भोजन कृषि उत्पादों और पशुपालन पर निर्भर था, जबकि आखिरी कट्टा का जीवन जंगली जानवरों और जंगल में मिलने वाले अन्य उत्पादों पर निर्भर था। जो प्रश्न 7वां और 8वां है वे छात्र स्वयं कर सकते हैं। इधर एक और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं? 12,000 से 10,000 साल पहले का। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग 10,000 साल पहले। और मेहरानगढ़ की बत्ती आरंभ हुई थी 8,000 साल पहले। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर आसानी के साथ पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।